मालूम है चिल्लाते समय तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो, बस थोड़ा सा बालों को फैलाने की कमी रह जाती है। सौम्य दांत किटकिटाकर चिल्लाई। और तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? चिल्ला चिल्ला कर बोलते समय पागल कुत्ते से लगते हो। यह हम दोनों का असली रूप था, जो किसी तरह पर्दे में छिपने को तैयार नहीं था। बस हमारे मासूम बेटे के बाहर जाने की देर होती, फिर वह चाहे स्कूल जाए या क्रिकेट खेलने। पहला काम हम दोनों में से कोई भी एक यह कर देता कि खूब तेज आवाज़ में गाने बजा देता, और फिर उससे भी तेज आवाज़ में हम लड़ना शुरू कर देते। कारण या कारण ही, हाँ, सबके सामने हम अब भी आदर्श पति पत्नी थे, शायद थे, क्योंकि कितनी ही बार परिचितों पड़ोसियों की आंखों में एक कटाक्ष, एक उपहास सा कौनता देखा है मैंने और सौम्य ने प्रेम विवाह किया था। मैं मात्र 18 वर्ष की थी और सौम्य का 36वां साल चल रहा था। वे अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में गंवा चुके थे और 2 बच्चों को उनके नाना नानी के हवाले कर जीवन को पूरी शिद्दत से और बेबाकी से जी रहे थे। मस्ती, जोश, फुर्तीलापन, कविता, शायरी, कहानियाँ, नाटक, फिल्में, तेज बाइक चलाना, सब कुछ तो था जो मुझ जैसी फिल्मों से बेइंतहा प्रभावित और उन्हीं फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में जीने वाली लड़की के लिए जरूरी था। 36 साल का व्यक्ति 26 साल के युवक जैसा व्यवहार करता था। इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता था। उस समय शायद 18 साल की उम्र होती ही भ्रम में जीने की, या शायद मैं पूरी तरह सौम्य के इस ब्रह्म जाल में फंस चुकी थी। मम्मी पापा का कुछ भी समझाना मेरी समझ में नहीं आया। 36 साल की आयु में कहीं भी उसमें गंभीरता नहीं, न संबंधों रिश्तों को निभाने और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रहोगी उसके साथ जीवन भर। मम्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तो प्रेम के बुखार में डूबी थी। यह तो तारीफ की बात है मम्मी, हर समय मुंह लटकाए रखने की जगह अगर कोई खुश दिली से रहा तो उसमें बुरा क्यों देखना, तारीफ करनी चाहिए उसकी। तो मैं उल्टा मम्मी को ही समझाने लगती। पापा चुपचाप अखबार पढ़ते रहते। जिस दिन पापा जबरदस्त तनाव में होते उस दिन अखबार में न जाने क्या क्या खोजते रहते, फिर भले ही अखबार सुबह पूरा पढ़ लिया हो। यह देख मम्मी और मेरे दोनों भाई सालिन और कुलीन बिल्कुल चुप्पी साध देते। घर में इतनी शांति हो जाती कि केवल बीच बीच में पापा की गहरी सांसों की आवाज़ ही सुनाई देती। तनाव तो सबको ही हो जाता है कभी कभी, शायद बड़ों को ज़्यादा ही होता है। मम्मी हमें समझाती तो इस समय पापा पूरी तरह तनाव में है। सालनी, पापा ने आवाज़ लगाई। पापा का मुझे इस तरह सालों के बजाय सालनी कहना तो यही बताता है कि पापा हाई टेंशन में नहीं वरन सुपर हाई टेंशन में है। सालनी, मेरे सामने बैठो, मेरी बात को समझो बेटा। मैंने पता किया है सौम्य ठीक लड़का नहीं है। उसकी पहली शादी भी प्रेम विवाह थी, फिर बीवी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। बच्चों को उनके नाना नानी के पास पहुंचाने के बाद पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उनकी खोज खबर लेने नहीं गया और न ही उन्हें कोई पैसे भेजता है। बच्चों के नाना नानी को इस कदर डरा धमका कर रखता है कि वे कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते और बच्चों और अपनी सुरक्षा के लिए चुप रह गए। ऐसा आदमी जो अपनी पहली बीवी और अपनी इस संतान के प्रति इतना निष्ठुर हो, और तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रखेगा तुम्हें? फिर तुम दोनों की उम्र में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। जीवन साथी तो हम उम्र ही ठीक रहता है। तुम एक बार गंभीरता से सोच कर देखो। प्रेम अच्छी चीज़ है बेटा, लेकिन प्रेम में इस तरह अंधा हो जाना कि सच्चाई दिखाई न दे ठीक नहीं है बेटा। तुम्हें हमने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। आज तुम्हारी सारी समझदारी की परीक्षा है। एक बार नहीं 10 बार सोचो और तब निर्णय करो। अपनी सारी इच्छाओं के बावजूद पापा खुद निर्णय लेने में बेहद दृढ़ रहे, बेहद कड़ाई से निर्णय लेते रहे। लेकिन उस दिन मुझे समझाने में कितने कातुर हुए जा रहे थे। उनकी किसी बात, किसी तर्क पर मैंने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया। सोचने समझने की तो बात दूरी थी। मैं चिल्ला कर बोली, मैं तो निर्णय कर चुकी हूँ पापा। एक बार सोचूं या 10 बार, मेरा निर्णय यही है कि मैं सौम्य से शादी कर रही हूँ। आप सबकी मर्जी हो तब भी और ना हो तब भी। मैं आपे से बाहर हुए जा रही थी तो मेरा भी निर्णय सुन लो। आज के बाद हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटे सालिन और कुलीन तुम्हारे कुछ नहीं लगते और न तुम हमारी कुछ लगती हो। जब मरूंगा तभी आना और मेरी संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर निकल जाना। पापा अपने पूरे दृढ़ रूप में आ गए, मगर मैं ही कौन सा डर रही थी। दृढ़ स्वर में बोली, ओके, मैं आपकी संपत्ति पर थूकती हूँ, कभी इस घर का रुख नहीं करूँगी, बाय। और मैं जोर से दरवाजा बंद कर बाहर निकल गई। उसी रात हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सौम्य के 2-4 मित्रों की मौजूदगी में अब मैं श्रीमती सौम्य थी, जिसे बहुत लाड से सौम्य ने ही सौम्या नाम दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ सुंदर था।
कथा कहानियों या कहीं फिल्मों के परिलोक जैसे। और फिर जल्द ही मासूम के आने की आहट सुनाई दी। मेरे लिए तो यह पहली बार माँ बनने का रोमांच था, लेकिन सौम्य तो इस अनुभव से 2 बार गुजर चुका था। उन्हें कोई उत्साह न होता, लेकिन मैं इसे पूरी उदारता से समझ लेती। आखिर मैं हूँ बहुत समझदार, दूसरे के मनोविज्ञान, दूसरों के मनोभावों को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। इसलिए माँ बनने के लिए अपने उत्साह को मैंने तनिक भी कम नहीं होने दिया। समय पर सुंदर बेटे को जन्म देकर खुद ही निहाल होती रही। सौम्य इस समय कहीं भी मेरे साथ मेरे पास नहीं था। लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ उसकी हंसी ठिठोली चलती रहती, लेकिन इस जिंदा दिली की तो मैं खुद कायल थी। तो अब क्या कहती। इधर माँ के रूप में मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, उधर सौम्य बर्तन साफ करने वाली बाई, मासूम की देखभाल करने वाली आया, यहाँ तक कि मेरी मालिश करने के लिए आने वाली, मेरा हाल पूछने वाले पड़ोसियों, मेरी सहेलियों को भी अपनी जिंदा दिली से भिगोए रहते। काश थोड़ी सी ये जिंदा दिली मेरे मासूम बेटे को भी मिल जाती, क्योंकि सौम्य ने ही कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं जो बेचारे माँ के मरने के वजह से अपने नाना नानी के पास पड़े हैं। सौम्य का गिरगिट की तरह बदलता रंग मुझे आश्चर्यचकित कर देता। प्रेम की पींगे बढ़ाते समय तो कभी उसने अपने पत्नी और बच्चों का जिक्र भी नहीं किया था, और अब अचानक बच्चों से इतनी ज़्यादा सहानुभूति पैदा हो गई थी। बस यही कहीं से मेरे प्रेम का दर्पण चटकना शुरू हो गया था, और दिन ब दिन इसमें दरारें बढ़ती जा रही थी। शायद सबसे बड़ी दरार, या कहें पूरा दर्पण ही तब चकनाचूर हो गया जब मैंने सौम्य को किसी से कहते सुना था कि यह बेवकूफ़ औरत अपने पापा की सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ मेरा माल उड़ाने चली आई। उस वक्त इसके रूप और यौवन पर फिदा होकर मैं भी इससे शादी करने की मूर्खता कर बैठा, वरना ऐसी औरतों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना मुझे खूब आता है। आज शादी के 8 साल बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर जब जांच कराई तो पता चला कि गर्भाशय में कुछ समस्या है, इसलिए उसे निकालना बेहद जरूरी है, वरना कैंसर होने का खतरा है। आज एक बार फिर मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ। किसे खबर करूँ मेजर ऑपरेशन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता जिससे अपने पास बुला सकूँ जो सांत्वना के 2 शब्द कहे। मासूम के भोले मुखड़े को ममता से दुलारे ताकि उसकी उदासी कुछ कम हो जाए। अपने पापा की विरक्ति उसमें छिपी नहीं थी। मम्मी को कुछ हो गया तो कहाँ जाएगा वह। पहले वाली मम्मी के माँ बाप की तरह उसके नाना नानी तो उसे रखेंगे नहीं, वे तो मम्मी से सारे सामान तोड़ चुके हैं। नन्हे से भोले मन में कितनी चिंताएं सिर पटक रही थी, और मैं सिर्फ उसकी पसीजती हथेलियों को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे झूठी सांत्वना देने की कोशिश ही कर पा रही थी। नर्स, वार्ड बॉय सब यमदूत की तरह घिरे हुए थे मुझे। कोई नस खोज रहा था सुई लगाने के लिए, तो कोई ग्लूकोज चढ़ाने का इंतजाम कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था। ऑपरेशन से पहले इतनी तैयारी हो रही थी कि मेरा मन काम जा रहा था। और सौम्य कहाँ था। वे बाहर खड़े बाकी नर्सों से हंसी ठट्टा कर रहे थे। अरे मैडम, मुझमें तो यह सब देखा ही नहीं जाता। मेरा बस चले तो मैं अस्पताल ही ना आऊँ, लेकिन क्या किया जाए। अच्छा है कि आप लोगों जैसी सुंदर सुंदर हंसमुख परियां यहाँ हैं, वरना इस नर्क में मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाता। आप सबके भरोसे ही यहाँ हूँ। सौम्य की कामुक आवाज और हंसी अंदर तक आ रही थी। चलिए मैडम, ऑपरेशन का समय हो गया है, ऑपरेशन थिएटर चलना है। स्ट्रेचर के लिए 2 वार्ड बॉय हाजिर हो गए। मैं दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद अब सौम्य तो अंदर आए, उनके सामने से ही तो स्ट्रेचर अंदर आई होगी ना। आंखों से आंसू भरे मासूम से लिपट गया। अरे मेरा बेटा बहादुर रो रहा है, मैं जल्दी बाहर आऊंगी और फिर कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। रोना नहीं। मैं उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन मुझे सांत्वना देने वाला वहाँ कोई न था। जल्दी कीजिए मैडम, डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे। बाड़ुआ ने टोका। हाँ चलिए, कहकर मैं स्ट्रेचर पर लेट गई। बाहर भी सौम्य का कहीं अता पता नहीं था। भैया मेरे पति कहाँ हैं? मैं हकलाई। वे सारी सिस्टर्स के लिए मिठाई लाने गए हैं, कुछ कह रहे थे। आज उनका स्वतंत्रता दिवस है, आते ही होंगे, कहकर बेहयाई से वार्ड बॉय ने दांत निपोड़ रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ा देर भी बंधा दिया। शायद मुझ पर दया आ गई उसे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो जैसे भैंसा लगने लगा। अबूझ अनाम सा भय, निराधार होता मेरा अपना वजूद। मुंह पर मास्क, सिर पर टोपी और एप्रन पहने डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सभी, किसी की अलग से कोई पहचान नहीं, केवल आंखें और दस्ताने पहने हाथ। ये आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे कुछ तोल रही थी। क्या मेरी मूर्खता, मेरी निकरता, मेरा अपमान, मेरा मजाक, या मेरी बीमारी और ये दस्ताने पहने हाथ मुझे मेरे वजूद से ही छुटकारा दिला देंगे, या सिर्फ मेरी बीमारी को ही निकाल फेंकेंगे? क्या सोच रही थी मैं? मम्मी, पापा, सालिन, कुलीन सबके चेहरे आंखों के सामने घूम रहे थे। फिर सौम्य एक नर्स के कंधे पर हाथ टिकाए, दूसरी को समोसा खिलाता उसकी आवाज़ कानों को
चिढ़ रही थी। अरे जब यूट्रस ही नहीं रहा तो औरत औरत नहीं रही। और मैं तो आजाद पंछी हूँ, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। बंद कर रहना तो मैंने सीखा ही नहीं। आज से मैं स्वतंत्र हूँ पहले की तरह। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। पापा आपने मम्मी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि आपकी बेटी संस्कारी बने, समझदार बने। लेकिन मैं समझदार बनी नहीं संस्कारी। पापा मुझे माफ़ कर दो, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। अरे ये क्या हो रहा है मुझे। कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, अरे डॉक्टर ये तो बेहोश हो रही है, बीपी बहुत डाउन हो गया है, अभी तो एनेस्थीसिया भी नहीं दिया तो ये खुद बेहोश हो रही है। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, थोड़ी देर में मेरा वजूद अंधेरे में डूब गया।